जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ, एक और आईपीओ एनालिसिस। मतलब ये लाइन भी ना इस तरीके से रट गई है, आप भी सोचते होगे ये आएगा, यही लाइन बोलेगा, और ये ना एक टेम्पलेट सा बन गया है। क्यों? क्योंकि यार बैक टू बैक इतने आईपीओज आ रहे हैं। और सोचो, एक 4 से 6 तारीख तक, दूसरा 6 से 8 तारीख तक, तीसरा 10 से 12, 8 से 10। ओहो, अबे कौन से में लगाऊं, कौन से में नहीं लगाऊं? इसमें लगाऊंगा तो ये रह जाएगा, यहाँ अलॉटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ लिस्टिंग गेन ज्यादा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो एक और आईपीओ आया है, ईएमएस कंपनी नाम है, ईएमएस। तो उसका आईपीओ आया है, देखेंगे कि क्या बिजनेस मॉडल है, क्या लॉन्ग टर्म सेक्टर कैसा है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या क्लैश हो रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस क्या है, लगाना है तो क्या मल्टीपल पैन या मल्टीपल डीमैट से लगाना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट कितने लॉट्स में लगाना है या कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल। जैसे ही क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रत्नावीर का वीडियो डाला था, अभी भी ये आईपीओ ओपन है। फिर उसके बाद जुपिटर लाइफ का डाला था। रत्नावीर में मैंने यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करा था कि ये 30 से लेकर 50 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। और अभी तक की कहानी क्या बोल रही है, रत्नावीर अभी फर्स्ट डे पर, अभी भी आपके पास 1-1.5 दिन है, यहां पर ये ऑलरेडी 6 टाइम्स के आसपास फर्स्ट डे पर ओवर सब्सक्राइब हो गया। जहां पर ये एचएनआई कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी ने एकदम से, वो गैंग्स ऑफ वासीपुर का मीम है ना, हम फर्स्ट, ये वो वाला मीम बना। तो यहां पर एकदम से इन्होंने अप्लाई के लिए भर दिया। बट अभी भी 2 दिन है, 30 to 50 टाइम्स के आसपास जाएगा। लिस्टिंग गेन क्या होंगे, डेफिनेटली उसके लिए आपको आगे प्ले करके वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो अब यहां पर वापस आते हैं, ये जो टेबल हमारे साथ साथ चल रहा है, चलिए जी, हम लोगों ने यह एनालिसिस करे थे कि ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स में जो पैसा फंसेगा वो यहां पर यूजफुल नहीं हो पाएगा। फिर होगा क्या, जो रत्नावीर में पैसा फंसेगा वो जुपिटर लाइफ के लिए प्रॉब्लम करेगा, जो जुपिटर लाइफ में फंसेगा वो यहां पर प्रॉब्लम करेगा। 2-2 दिन, 3-3 दिन के हिसाब से इन्होंने जो ब्रैकेट बना रखे हैं, वो एक डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज चेक कर लेते हैं, रत्नावीर में जो पैसा फंस रहा है, रत्नावीर में 4 से 6 तारीख तक है, तो क्या 12 तारीख तक मुझे पैसा फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी से ये देख लेते हैं और फिर वापस आ जाएंगे अपने एनालिसिस पर। रत्नावीर, तो रत्नावीर का रिफंड आएगा 12 तारीख तक। अब 12 तारीख तक दोपहर तक आता है तो भी मैं 4 बजे तक अप्लाई कर सकता हूं, बट 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आया तो टाई फिश, मतलब ये पैसा वापस से यहां पर प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। ईएमएस, चलो शुरू करते हैं एनालिसिस। बिजनेस मॉडल से समझेंगे भी, और समझने के साथ ना नॉलेज भी जानी चाहिए कि यार आईपीओ एनालिसिस करते कैसे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2012, यानी कि 11 साल पुरानी कंपनी है। ईएमएस लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज ईएमएस इंफ्राकॉन, ठीक है, नाम चेंज कर लिया। इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर, पानी पहुंचाती है, बढ़िया, पुण्य का काम है। वेस्ट वाटर कलेक्शन, जो गंदा पानी है उसको इकट्ठा करती है, और ट्रीटमेंट भी करती है उसका, और डिस्पोज भी करती है। चलो समझ आता है। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। द कंपनी प्रोवाइड सीवरेज सॉल्यूशंस, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ऊपर पढ़ लिया। वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, ये भी पढ़ लिया। अच्छा, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वाटर एंड वेस्ट प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रोड अलाइड वर्क, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर वॉश स्कीम्स, ये वो वगैरह वगैरह। अब ये चीज तो क्लियर है कि यहां पर ये जो काम कर रही है, जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज, ये जितना भी काम है वो सारा मेजॉरिटी आएगा गवर्नमेंट के टेंडर्स के थ्रू। मतलब ये है कि जो इसकी ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है। फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप एलटी का एग्जांपल लो, लार्सन ट्यूब्रो, वहां पर देखा उसकी ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपने एक बार अच्छा काम कर दिया तो गवर्नमेंट को आप पे ट्रस्ट है कि भैया पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से अच्छे रेट्स पे काम कर रही है, अच्छे रेट्स पे टेंडर फिल कर रही है। सेम चीज यहां पर आ जाती है। दूसरी चीज, क्योंकि वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट्स वगैरह वाला काम है, तो ये आगे चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस नजर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि डेफिनेटली क्लैश होने ही वाली है। चलिए जी, यहां से स्टार्ट करते हैं।
तो आईपीओ ओपन होगा 8 तारीख को, 12 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, 8 तारीख यानी फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लोज रहेगा। आपको अलॉटमेंट नहीं, सॉरी आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई भी करोगे मैंडेट नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये 11 और 12 को 2 दिन और, ठीक है। 15 तारीख को अलॉटमेंट पता चलेगी कि किस किस को मिलता है, किस किस को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट रिफंड आएंगे 18 तारीख को, शेयर्स आएंगे 20 तारीख को, और उसके बाद अच्छा एक दिन का ब्रैकेट, एक दिन का ब्रिज यहां पर इन्होंने और रख लिया। फिर उसके बाद लिस्टिंग डेट है 21 सितंबर के पास में। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब इधर वाली साइड में क्या लिखा हुआ है, 8 तारीख से 12 तारीख तक ये ऑलरेडी देख लिया। लिस्टिंग डेट बनी 21 सितंबर पे, फेस वैल्यू 10 रुपए, मजा आ गया। प्राइस बैंड रखा है 200 से लेकर 211 रुपए, 201 रख लेते शगुन रुपए का, बट 211 रुपए रखा है। अब हमेशा इस बैंड पे कट ऑफ डालना है, हमेशा। ये हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि फेस वैल्यू का इंपैक्ट क्या होता है कि लिक्विडिटी नहीं बढ़ती है। अगर ये फेस वैल्यू होती 1 रुपए तो डेफिनेटली यहां पर लिक्विडिटी बढ़ जाती, ये 70 की जगह 700 का लॉट हो जाता, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है वहां पर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 70 के आसपास 70 शेयर्स का लॉट है, मल्टीप्लाई बाय 211 का 14,700 के आसपास ये समथिंग बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कितना उठा रहे हैं, कितना कंपनी के खाते में जाएगा और कितना खुद के एक पर्सनल खाते में जाएगा, यानी सेलिंग शेयर होल्डर्स। देखते हैं जरा। टोटल इश्यू साइज 321 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से 146 यानी कि समवट अराउंड 45% के आसपास जाएगा फ्रेश इश्यू में। नॉलेज पर्पस से समझते हैं। मैं मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आया, एक तरीका है मैं नए शेयर छापता रहूं और पब्लिक को देता रहूं, पब्लिक से पैसा लेता रहूं। नए शेयर अगर छापे जाएंगे, यानी कि जैसे यहां पर कीवर्ड है फ्रेश इशू, तो पैसा जाएगा कंपनी के खाते में और कंपनी उस पैसे को यूज करेगी, बताएगी आपको कि हमें लोन रीपे करना है, मुझे बिल्डिंग बनवानी है, प्लांट बनाना। बट ये मान लेते हैं दूसरी तरफ कि किसी के पास ऑलरेडी शेयर है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है यहां पर, या प्रमोटर ही अपने शेयर सेल कर रहे हैं, तो वो शेयर तो उसके, अगर जब वो सेल करेगा तो वो पैसा उसके खाते में जाएगा, कंपनी के खाते में नहीं जाएगा। और कंपनी के खाते में नहीं गया तो डेफिनेटली, जैसे आप शार्क टैंक देखते हो, कितनी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आती हैं, वो पैसा उठाती हैं, तो उसमें शार्क जो होते हैं, ये सब सोनी वगैरह वाले, ये इन्वेस्ट करते हैं। वो लिस्टेड कंपनीज थोड़ी है। ये चीज यहां पर है। अब ये आईपीओ लेकर आने हैं, मतलब ये लिस्टेड होना चाहते हैं, तो फ्रेश इश्यू का पैसा जाएगा इनके कंपनी के खाते में, और बैलेंस जो ओएफएस बचा 55% ये जाएगा डेफिनेटली सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, कंपनी के पास नहीं जाएगा। इस तरीके से समझ लेते हैं। 55-45 का रेशियो है, बैलेंस्ड है, बट डेफिनेटली अगर यहां फ्रेश इश्यू में मुझे 65-70% मिलता तो मेरा दिल मुगल गार्डन की तरह ज्यादा बढ़िया हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद देख लेते हैं क्या क्या लेकर आ रहे हैं जी। QIB म्यूचुअल फंड्स वगैरह को कि भैया आपको 50% से ज्यादा नहीं मिलेगा, 50% लो और साइड में बैठ जाओ। HNI कि भैया नॉट लेस देन 15, आपको 15 से तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा, आ जाओ। रिटेल वाले, अरे भैया आप ही तो हमारे करता धरता हो, आपको तो 35 से ज्यादा देंगे ही देंगे, आ जाओ। नॉट लेस देन 35 मतलब नॉट लेस देन 35 है, तो रिटेल वालों के लिए इसको ऐसे समझते हैं। लास्ट वीडियो में भी किसी ने कमेंट करा था, समझते कैसा है। सपोज करो अभी QIB के शेयर का कोटा बढ़ जाता तो रिटेल वाले के पास रह जाता इतना, और इतने सारे लोग आए तो मिलता तो सिर्फ इतना ही, बट अभी भी लोग इतने और अभी कोटा बढ़ गया इतना। पहले था कोटा रिटेल वाले के पास 10, अब हो गया 35, तो रिटेल वालों को थोड़े से एक्स्ट्रा चांसेस मिल जाएंगे अलॉटमेंट के लिए। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कुछ एक बार रेट्स भी देख लेते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। रिटेल वाले यहां पर मिलेगा एक लॉट 14,770, 2 लाख तक रिटेल की एप्लीकेशन मानी जाती है कि अगर आप 2 लाख रुपए से नीचे लगा रहे हो तो आप रिटेल कैटेगरी में फॉल करते हो, तो ये बना 192। फिर उसके बाद आता है HNI कैटेगरी, यानी कि बड़े वाली कैटेगरी 2 लाख से ऊपर, मैक्सिमम टू 10 लाख। फिर आ गया नीचे की तरफ 10 लाख से भी और ऊपर बिग HNI, बड़े महंगे वाले पैसे वाले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। प्रमोटर के पास कितना है जी, प्रमोटर के पास 96 है, और ये कॉलम खाली है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं भी एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, बट 96 ऑलरेडी है, और लग नहीं रहा कि इतना ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, ये फेवरेबल लग रहा है, कहीं 65-70% के आसपास बचा होगा। चलिए आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। कितना कमाया, कितना बचाया, कितना लोन, ये वो पूरा कच्चा चिट्ठा इनका सामने आने वाला है। शुरू करते हैं एसेट से।
रुपीज इन करोड़, 308 करोड़ के एसेट्स थे 308, जो कि ऑलमोस्ट 20% जंप होके हुए, इनफैक्ट मोर देन दैट 378, एक बढ़िया सी ग्रोथ दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद हो गया 378 से 502, चलो ये भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और 502 से 638, बैक टू बैक 4 साल में एसेट्स डबल हो गए। 25 दिन में पैसा डबल जी, 4 साल में एसेट्स डबल। रिवेन्यू पर आते हैं, कितना इंपैक्ट पड़ा रिवेन्यू पर वो देखते हैं। तो रिवेन्यू तो यहां पर कंपनी के पास 332 करोड़ की, कुछ खासा जंप नहीं आया, कुछ खासा जंप नहीं आया। जो गवर्नमेंट के पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे वही चलते गए, नया कुछ ऐड नहीं कर पाए। 336 करोड़, अगले साल भी हार्डली 10%, नॉट इवन 10%, 8% के आसपास ऐड करा, तो ये हो गया 363। बट हाँ, इस साल में एक अच्छा खासा जंप करा। चलो एक बार मान लेते हैं, कोविड भी था, लोग ज्यादा बाहर नहीं गए, बट इस साल में एक अच्छी खासी जंप है 543 करोड़ के आसपास। अब इंपॉर्टेंट बात कि भैया सेल्स तो कर रहे हो, बचा कितना रहे हो मुझे तो वो बताओ। पता लगा सेल्स तो 100 करोड़ की है, मेरी ऑर्डर बुक 200 करोड़ की है, हाथ में ठन गोपाल है, लॉस मेकिंग कंपनी है। देखा था शार्क टैंक में क्या होता था जी, अभी हम बंद कर रहे हैं, ये वो चीज है। इसलिए हमेशा पैट पे नजर मारनी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई विल यू इन्वेस्ट इन लॉस मेकिंग कंपनी जब यहां पर 500 ऐसी कंपनीज है जो प्रॉफिट बनाकर दे रही है। पैट 332 करोड़ की सेल करी तो हाथ में बचा 72 करोड़ के आसपास, यानी कि समवट अराउंड 22% के आसपास का पैट है। बढ़िया पैट है, बढ़िया मार्जिन है। फिर सेल्स तो ज्यादा नहीं बढ़ी तो प्रॉफिट भी कांस्टेंट ही रहा, ये मार्जिन हो गए 21% के आसपास, 21% के आसपास। नेक्स्ट 363 करोड़, सेल्स थोड़ी सी बढ़ी, पैट भी थोड़ा सा ही बढ़ा, वही 21% के आसपास मार्जिन है, बैलेंस्ड है। मतलब 21% वही गवर्नमेंट के पास जाते हैं, भैया हमें टेंडर दे दो, हम वही मार्जिन बढ़ाएंगे नहीं, गवर्नमेंट कहते हैं चलो ले जाओ। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब। फाइनली सेल्स में एक अच्छा खासा बूस्ट दिखाई दिया, सो एज इन पैट, बट मार्जिन ड्रॉप हो गए। 22, 21, 19 मार्जिन ड्रॉप होना फाइनेंशियल्स में जब रिजल्ट आते हैं, आपने देखा है, नॉलेज पर्पस से समझना। कई बार क्या होता है, आपने देखा है रिजल्ट आते हैं, आप कहते हो अरे इस कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया, अरे इस कंपनी की सेल्स इतनी बढ़ गई, स्टॉक गिर जाता है, आप यूं सर खो जाते हो, भाई ये हुआ क्या, भाई प्रॉफिट तो अच्छा आया है, पिछली बार 50 करोड़ था, अब की बार 60-70 करोड़ है, बट यार गिर क्यों गया। गिर इसलिए गया क्योंकि सेल्स थी फॉर एग्जांपल 100 करोड़, तो प्रॉफिट कमा रहे थे 20 करोड़, 20% का मार्जिन था। सेल्स हो गई यहां पर 150 करोड़, तो 20% के हिसाब से मार्जिन कंपनी का होना चाहिए था 30 करोड़ के आसपास। बट कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कमाया 22 करोड़, 23 करोड़, 25 करोड़। ये एक ड्रॉबैक है, मतलब जो कॉस्ट पीछे से माल महंगा आया वो आगे पास ऑन नहीं करा, तो प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पे चलता है स्टॉक मार्केट, एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हो पाएगा। ये इन्वेस्टर्स को ना यहां दिल पे हर्ट करता है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक नेगेटिव फैक्टर निकल कर आया। और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी, बोरोइंग्स। 14 करोड़ का लोन था, लोन ऑलमोस्ट नील कर दिया, 3.16, बहुत बढ़िया बात है, ऑलमोस्ट वही स्टेबल था। बट एक और डिच, 3 करोड़ का लोन सीधा 45 करोड़, 15 टाइम्स लोन बढ़ गया। यहां से भी कंपेयर करूं तो एसेट्स डबल हुए थे, लोन ट्रिपल हो गया। एक और चीज हर्ट कर रही है मुझे। अब फाइनेंशियल्स को समराइज करते हैं। एसेट्स के हिसाब से फुल कैपेसिटी पे अभी कंपनी काम नहीं कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, डेफिनेटली बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट मार्जिन हिट हुए हैं। और ये 3 का 45, ये तो डेफिनेटली हिट कर रहा है। मैं फाइनेंशियल्स को मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, चलिए जी। पी रेशियो 10 का है, थोड़ा लो ही है, लो टू नॉर्मल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22, अच्छा रिटर्न है, अच्छा, इनफैक्ट आई वुड से दिस इज स्टेबल टू गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28, बढ़िया। डेट टू इक्विटी अभी भी 0.09। फिर उसके बाद ईपीएस और आ गया रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22 के आसपास, सेम एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यहां पर इनका डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा कम है। अब इंपॉर्टेंट बात, जो पैसा उठा रहे हो वो किस लिए उठा रहे हो, जो 45% ही कंपनी के पास जा रहा है।
फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब लोन उतारने का अभी भी भाई साहब का कोई मूड नहीं है कि भैया जो मैंने 45 करोड़ का लोन उठा लिया उसको रिड्यूस कर देता हूं। तो डेफिनेटली देखो एसेट्स के कंपैरिजन में उतना नहीं है, बट जब आप प्रॉफिट में आए तो डेट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि यहां पर क्या होगा 45 करोड़ पे इंटरेस्ट जाता ही रहेगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे कि भैया लगाना है नहीं लगाना है, और लगाना है तो कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा और कितना लिस्टिंग गेन होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नंबर 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो बोल रहा हूं बट इतनी बड़ी वीडियो के बाद, चलो लगाना है, डेफिनेटली लगाना है। मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि सेक्टर अच्छा लग रहा है, एवरग्रीन सेक्टर है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है फाइनेंशियल्स में, एसेट्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रही है। चलो एक चीज डेफिनेटली इसको हर्ट करने वाली है, वो है ये, यानी कि ये 4 से 6 इसमें भी यूज नहीं हो पाएगा, 6 से 8 वो भी इसमें यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। मतलब अगर किसी के पास 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 2000 करोड़ भी थे तो वो यहां डेफिनेटली डिवाइड होने वाला है, जिसमें से ऑलरेडी 6 टाइम्स तो उसमें एक बार जा चुका है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हिट करेगा बट उतना नहीं करेगा। ठीक है, प्राइस बैंड रखा था यहां पर, प्राइस बैंड रखा था 211 रुपए पर शेयर का। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा और लिस्टिंग गेन कितने होने वाले हैं। राइट हैंड से लिखता हूं तो कट जाता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं समवट अराउंड 40 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन, 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन इजीली जा सकता है। अब बात करें लिस्टिंग गेन की तो यहां पे डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से इंपैक्ट होगा, बट उतना इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि सेक्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। तो मैं यहां पे 36 से लेकर 60% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब ये ब्रैकेट इस बार थोड़ा बड़ा इसलिए बना क्योंकि 3 आईपीओ है और देखना पड़ेगा कि भैया पहले किस में जा रहा है, उसमें जा रहा है। एक और वीडियो और बना दूंगा कंपैरिजन वगैरह के लिए, या सिनॉप्सिस वगैरह डेफिनेटली डाल दूंगा मैं यहां पर। ये थे ईएमएस आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।